आज तो हम लोग के पास बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या आपको पता है बिना ग्रेन्स के जीवन कैसे संभव था? हेलो दोस्तों, आपको अनमोल ट्यूटोरियल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री यानी इतिहास एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मीनिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या पास्ट नॉलेज है। हम सभी जानते हैं कि अतीत का अध्ययन पिछली घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं से जुड़े खोज, संग्रह और व्यवस्था से संबंधित होता है, और इसी कारण हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में हिस्टोरिकल सोर्सेज की भूमिका होती है। इन सोर्सेज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला नॉन लिटरली सोर्सेज और दूसरा लिटरली सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स और आर्कोलॉजिकल रिमेन्स शामिल होते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार पास्ट की स्टडी को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में विभाजित किया गया है। प्री हिस्ट्री से जुड़ा है जब राइटिंग यानी कि लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, और इस दौर का उपलब्ध ज्ञान कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है, जैसे कि उस समय की ट्री आर्टिफैक्ट्स, स्टोन टूल्स और मेटल इम्प्लीमेंट्स जो कई प्री हिस्टोरिकल साइट से प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के पास रिटेन एविडेंस का युग हिस्ट्री का निर्माण करता है। इसके अलावा प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर को प्रोटो हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। ये उस टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है जिसके रिटेन रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल है, लेकिन उसके स्क्रिप्ट डिसेबल न होने के कारण हिस्टोरियंस उस इंफॉर्मेशन को डिकोड नहीं कर पाए हैं। आज हम इंडिया के प्री हिस्टोरी पीरियड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें लगभग 200,000 BC से लेकर 3500 BC से 2500 BC तक का टाइम पीरियड आता है। माना जाता है कि इस प्रारंभिक काल में भारतीय मानव नेग्रिटो रेस के थे और हंटिंग और गैदरिंग जैसे एक्टिविटीज के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। प्री हिस्टोरिकल एज में आगे में डिफरेंट फेजेस में धीरे धीरे मानव सेटल लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। तो लिए विस्तार से समझते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की इस फाउंडेशन एज को। प्री हिस्टोरिकल पीरियड इंडिया में प्री हिस्टोरिकल एज की शुरुआत स्टोन एज से होती है। मानव के इस प्रारंभिक काल के आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिनमें पत्थर के औजार यानी कि स्टोन टूल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। यह संभावना है कि लोगों ने पत्थर, लकड़ी और हड्डी के टूल्स और वेपन्स बनाए और उनका इस्तेमाल किया, जिनमें से स्टोन टूल्स सबसे अच्छे रूप से आज भी सुरक्षित हैं। इसलिए इस काल को लिथिक एज या स्टोन एज कहा जाता है। जियोलॉजिकल एज स्टोन एज के टाइप और प्री हिस्टोरिकल लोगों के लाइफ स्टाइल के आधार पर स्टोन एज का मुख्य रूप से 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पिलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज, और तीसरा नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। आइए इस दौर पर विस्तार से समझते हैं पिलियोलिथिक एज, जो कि 30,000 से 10,000 BC के बीच मानी गई है। पेलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्द से बना है, पेलियो जिसका अर्थ पुराना और लिथोस जिसका अर्थ स्टोन, और इस तरह यह नाम स्टोन टूल्स के महत्व को दर्शाता है। पेलियोलिथिक पीरियड्स की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्से को कवर करती है। भारत में आर्कोलॉजिकल एविडेंस की डिस्कवरी का श्रेय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फूड को दिया जाता है। उन्होंने 1863 में तमिलनाडु राज्य के पल्लवपुरम डिस्ट्रिक्ट में पल्लवरम हैंडैक्स की खोज की थी। इस कारण उन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टोन टूल्स और क्लाइमेट के डिफरेंस के आधार पर इस युग को 3 फेजेस में बनता है। इसमें पहला फेज है लोअर पेलियोलिथिक एज, जो 30,000 BC से 100,000 BC तक के पीरियड को कवर करता है। इस दौर का मानव मुख्य रूप से हंटर और गैदरर और खोजकर्ता के अनुसार उस समय ह्यूमंस बिना पॉलिश किए हुए रफ और हैवी स्टोन जैसे कि हैंडैक्स, चॉपर्स एंड क्लेवर्स का इस्तेमाल किया करते थे। औजार बनाने के लिए लाइम स्टोन का भी प्रयोग किया जाता था।
महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा शहर बोरी ओल्डेस्ट लोअर पेलियोसाइट में से एक है। इसके अलावा कश्मीर वैली, राजस्थान के दिनवाना डेजर्ट एरिया और थार डेजर्ट में भी उनके स्थल मिले हैं। क्योंकि इस युग में स्टोन के टूल्स महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ने ऐसी जगह को खोजने की कोशिश की है जहां अच्छे क्वालिटी के स्टोन आसानी से उपलब्ध हो। ऐसी साइट्स पर प्राचीन लोग स्टोन टूल्स बनाते थे और उन्हें स्थान को फैक्ट्री साइट्स के रूप में जाना जाता था। इनमें कैप्स और शेल्टर भी शामिल है, जहां लोग लंबे समय तक आश्रय भी लिया करते थे। इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाने लगा। लोगों ने नेचुरल कैप्स को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश और गर्मी और तेज हवा से उन्हें बचाने की जगह प्रदान करती थी। विंध्यास और डेक्कन प्लेटू में नेचुरल कैप्स और शेल्टर पाए जाते हैं। यह रॉक शेल्टर्स नर्मदा घाटी के पास है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमपिटिका कैप्स और रॉक शेल्टर इन्हीं साइट्स की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस दौर के विभिन्न प्रकार के स्टोन टूल्स उत्तर प्रदेश की बैलन घाटी में पाए गए हैं, जो विंध्यास फुट हिल्स में स्थित हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में के नागार्जुन गोंडा में भी लोअर पेलुसाइट एज की साक्ष्य मिलते हैं। इस दौर की अन्य मुख्य साइट्स में गुजरात का स्वराज रीजन, डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू शामिल है। और बात करते हैं दूसरे फेज यानी मिडिल पेलियोलिथिक एज को, जो 1 लाख BC से 40,000 BC के बीच के काल को कहते हैं। दोस्तों, मिडिल पेलियोलिथिक एज में ह्यूमंस ने शार्प और पॉइंटेड टूल्स जैसे फ्लैक्स, ब्लेड्स और पॉइंटेड बनाना शुरू किया था। वे छोटा एनिमल्स को मारने के लिए और मीट कटिंग के लिए इन उपकरणों के इस्तेमाल करते थे। लोअर पेलियोलिथिक एज की तुलना में इस दौर के टूल्स छोटे, हल्के और पतले थे। इस युग के अवशेष नर्मदा नदी के किनारे कई स्थान पर, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में भी कई स्थान पर पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की लूनी वैली और यूपी की बेलन वैली और मध्य प्रदेश के भीमपिटिका कैप्स भी इस दौर के मुख्य स्थलों में से शामिल हैं। तीसरा फेज अपर पेलियोलिथिक एज, जो 14,000 BC से 10,000 BC तक का पीरियड था। दोस्तों, अपर पेलियोलिथिक एज आइस एज के लास्ट फेज के साथ कोइंसाइड करता था, जब क्लाइमेट तुलनात्मक रूप से वार्मर और ह्यूमिडिटी कम हो चुकी थी। इस दौर को आधुनिक लोगों की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इस एज के साथ ही मॉडर्न ह्यूमन बींग्स स्पाइसीज यानी कि होमो सेपियंस का उद्भव हुआ था। इस समय के स्टोन टूल्स के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखने को मिलते हैं। नीडल्स, ब्यूरेंस, फिशिंग टूल्स एंड पैरेलल साइडेड ब्लेडेड और बोरिंग टूल्स जैसे उपकरणों का आविष्कार इस दौर में हुआ। इंडिया में ब्लेड्स बंस के उपयोग का साक्ष्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, सदर्न यूपी, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। गुजरात सैंड ड्यून्स के अपर लेवल में भी ब्लेड्स, स्कैपर्स एंड फ्लैग जैसे टूल्स पाए गए हैं। इसके साथ ही बोन्स टूल्स जैसे विशेषता केवल आंध्र प्रदेश की कुर्नूल, तल्ला, चिंतामणि गांव कैप्स साइट्स पर पाए गए हैं। दोस्तों, अभी तक पेलियोलिथिक एज को समझा। लगभग 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक की अवधि में क्लाइमेट चेंज के साक्ष्य पाए गए हैं। इस समय के साथ ही मेसोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी। तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण आइस मेल्टिंग और फ्लोरा फौना में बदलाव हुआ, और इसी के साथ ह्यूमंस की जीवन शैली और उपयोग के लिए जाने वाले टूल्स भी एडवांसमेंट देखने को मिले। आइए एक नज़र डालते हैं मेसोलिथिक एज की विशेषता पर, जो 10,000 BC से 6,000 BC तक का है। मेसोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्द मेसो और लिथोस से लिया गया है। लिथोस का अर्थ स्टोन होता है, यह तो हमने पहले ही समझ लिया है। मेसो का अर्थ और होता है मिडिल, इसलिए प्री हिस्ट्री के इस मेसोलिथिक स्टेज को मिडिल स्टोन एज के रूप में जाना जाता है। मेसोलिथिक कल्चर पेलियोलिथिक एज की तुलना में अधिक मॉडर्न और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है।
गंगा प्लेन्स में फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन इसी अवधि के दौरान हुआ था। इस युग के टूल्स में माइक्रोलेट्स सबसे प्रमुख उपकरण थे। माइक्रोलेप्स एक प्रकार के मिनिएचर स्टोन टूल्स थे और आमतौर पर ट्रेप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका या चोट जैसे फाइनली ग्रीन रॉक से बने होते थे। इन माइक्रोलेप्स के इस्तेमाल ह्यूमंस छोटे जानवरों और पक्षियों के शिकार करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा इनका कंपोजिट टूल्स बनाने के लिए उपयोग होता था। इन कंपोजिट टूल्स का प्लांट गैदरिंग, हार्वेस्टिंग गैदरिंग इत्यादि जैसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के रॉक शेल्टर में माइक्रोलेप्स और अन्य मेसोलिथिक टूल्स की सबसे पहली खोज की गई थी। इसके अलावा राजस्थान का बागौर क्षेत्र सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री मेसोलिथिक साइट्स में से एक है। बागौर कोठारी नदी पर स्थित है, जहां खुदाई में माइक्रोलेप्स के साथ एनिमल बोन्स और शेल्टर्स भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही माइक्रोलेट्स ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, माही नदी की कुछ घाटियों में भी पाए गए हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि मेसोलिथिक युग का आरंभ क्लाइमेट चेंज के साथ हुआ था। तापमान की वृद्धि के कारण कई क्षेत्र में ग्रासलैंड का विकास होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप डियर, एंटीलोप, गोट, सीप और केटल यानी कि घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुआ। जहां अभी तक ह्यूमंस हंटर गैदर के रूप में जीवन बिता रहे थे, अब वे एनिमल डोमेस्टिकेशन, उनके फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन के बारे में सीखने लगे। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ के एनिमल डोमेस्टिकेशन का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स में पहला वाइल्ड डॉग, इसके अलावा सीप और गोट सबसे आम पालतू जानवर हुआ करते थे। मेसोलिथिक ह्यूमंस ने जानवरों की खाल के बने कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ मेसोलिथिक एज दौर था, जब सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों में व्हीट, बार्ली और राइस सहित कई और अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसके अलावा मेसोलिथिक लोग आर्ट्स लवर भी थे और उन्होंने रॉक पेंटिंग की शुरुआत की। इन पेंटिंग की थीम्स ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स हंटिंग, डांसिंग जैसी एक्टिविटीज़ को डिपिक्ट करते थे। पूरे इंडिया में लगभग 150 मेसोलिथिक आर्ट साइट्स, जिसमें कि एमपी की भीमपिटिका कैप्स, कारवा, जोरवा, उड़ीसा का संबलपुर, सुंदरगढ़ और केरला की इजुत्था, गुना जैसी समृद्ध साइट शामिल हैं। ये रॉक पेंटिंग धार्मिक प्रथाओं के विकास को भी दर्शाते हैं। पैलियोलिथिक युग के विपरीत इस युग में लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने ह्यूमन और एनिमल डेड बॉडीज को फूड आइटम्स और दूसरे वस्तुओं के साथ दफनाने का रिचुअल शुरू कर दिया था। गुजरात में स्थित लंगाज और वेस्ट बंगाल में स्थित भूरंगपुर भी महत्वपूर्ण मेसोलिथिक साइट में से शामिल है। वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि राइनोसोरस और ब्लैकबर्ग को बोनस और ह्यूमन स्केलेटन के साथ बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स बरामद किए गए हैं। दोस्तों, मेसोलिथिक काल के बाद 6000 BC से 1000 BC तक का दौर स्टोन एज का लास्ट फेज नियोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। आइए नियोलिथिक पीरियड की विशेषता पर नजर डालते हैं। नियोलिथिक एज जो 6000 BC से 1000 BC तक की है। नियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द नियो से बना है, जिसका अर्थ नया, और लिथोस का अर्थ स्टोन होता है। नियोलिथिक युग न्यू स्टोन एज को प्रीफर करता है। प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट गॉर्डन चार्ल्ड ने अपनी किताब मेन मेक हिमसेल्फ में लिखा है कि नियोलिथिक युग ने मनुष्य के जीवन में क्रांति लाई। उनके द्वारा इस क्रांति को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। जिस प्रकार हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस पूरी तरह से नेचर डिपेंडेंट और हंटर और गैदरर थे, और मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस द्वारा एनिमल्स डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। आधुनिक की श्रृंखला में नियोलिथिक एज में मानव फूड गैदरर के साथ फूड प्रोड्यूसर बन गया।
नियोलिथिक पीरियड में अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की शुरुआत में महत्वपूर्ण है यूपी के इलाहाबाद के पास स्थित गोल्डियावा और मेगरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में राइस कल्टीवेशन की सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करते हैं। ओल्ड स्टोन एज के विपरीत इस काल में लोग पॉलिश स्टोन टूल्स और एक्सेस का उपयोग करने लगे। उन्हें अक्सर कैल्स कहा जाता था। ये टूल्स फ्लैक्स स्टोन्स की तुलना में अधिक रिफाइंड दिखाई देते थे। इसके साथ वे बोन से बने टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, जैसे नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरस, एरो हेडसेट इटीसी। नियो पॉलिश टूल्स के उपयोग से ह्यूमंस के लिए खेती, शिकार और अन्य कामों को बेहतर तरीके से करना आसान हो गया था। बिहार के चिराग साइड से बोन से बने वेपन्स प्राप्त हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो नियोलिथिक एज के लोग फलों के साथ रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन राइस, वीट और बैरली ग्रो करते थे। इसके साथ ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के केटल, शीप और गोट भी शामिल थे। कश्मीर की बोजरा होम साइट की बेरियल साइट से ह्यूमन के साथ डॉग की डेड बॉडीज भी मिले हैं, जो डॉग डोमेस्टिकेशन का प्रमाण प्राप्त करती है। एग्रोवेस्ट्रोल सोसाइटी के अन्य प्रमाण कर्नाटक के हालवर, मस्की और ब्रह्मगिरी साइट से प्राप्त हुए हैं। पौधों और जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत से सबसे बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स और एनिमल्स को प्रोडक्शन होने लगा था। प्रोड्यूस किए गए इन फूड ग्रेन्स और कुक्ड फूड को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी कि पॉटरी मेकिंग की शुरुआत हुई और इस प्रकार मिट्टी के बर्तन पहली बार नियोलिथिक एज में दिखाई दिए। इसी काल की पॉटरी को ग्रे, ब्लैक बर्निश वेयर और मीट इम्प्रेस्ड वेयर के तहत क्लासिफाइड किया गया है। इनिशियल स्टेज में हैंडमेड पॉटरी बनाए गए थे, लेकिन बाद में फूड वेल्स और इन्वेंशंस हुआ और ये लोग कॉटन और वेल के कपड़े बनाना भी सीख चुके थे। द ओल्डेस्ट एविडेंस मेहरगढ़ साइट से प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नियोलिथिक एज में लोग मिट्टी के बने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस में रहते थे और इस प्रकार फर्स्ट शेल्टर सोसाइटी और अर्लियर इंडियन विलेज की नियोलिथिक एज में रखी गई। इसके साथ ही कश्मीर वैली में पीथ डेवेलिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, जो यह बताता है कि यहाँ नियोलिथिक लोग पीट्स में रहते थे। हालांकि इस काल में लोग पहाड़ी क्षेत्र और रिवर वैली में अधिक दूर नहीं रहते थे, क्योंकि वे सब पूरी तरह स्टोन टूल्स और वेपन्स पर निर्भर थे। इसके साथ ही एग्रीकल्चर, पोल्ट्री और एनिमल्स डोमेस्टिकेशन के लिए नेचर से उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे। नियोलिथिक एज के अंत के साथ स्टोन एज का भी अंत हुआ और इसी दौरान कई संस्कृति ने धातु यानी कि मेटल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर ये मेटल्स कॉपर्स और लो ग्रेड ब्रोंज थे। मेटल्स के उपयोग पर आधारित इस संस्कृति को चारकोलिथिक फेस यानी कि कॉपर स्टोन फेस के रूप में जाना जाने लगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। चारकोलिथिक एज 2000 BC टू 500 BC। ये कल्चर मुख्य रूप से हड़प्पा फेज में देखी गई थी, जहां एनिमल रियरिंग और रूरल सेटलमेंट होने लगे थे, लेकिन कई स्थानों पर यह पोस्ट हड़प्पन फेज तक फैली हुई थी। प्री हड़प्पन फेज नियोलिथिक एज और हड़प्पन एज के बीच ट्रांजिशन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। चारकोलिथिक एज वो आधार है जिस प्रकार हड़प्पा सिविलाइजेशन को ग्रेजुअल इवोल्यूशन को समझा जा सकता है। इस युग में कॉपर का उपयोग एक्स, फिशिंग हुक्स, चाइजिस, पिंस, नाइफ और रोड जैसे टूल्स बनाए जाते थे और इस दौर के घर स्टोन्स और मड ब्रिक्स से बनाए गए थे और अभी तक लोग बर्न ब्रिक से परिचित नहीं थे। हालांकि राजस्थान में स्थित गुलिन साइट एकमात्र स्थान है जहां बैक ब्रिक्स के कुछ अवशेष मिले हैं। दोस्तों, इस तरह हम सबसे पहले जब ग्रेन्स नहीं थे तो इंसान किस प्रकार से हंटिंग पे डिपेंडेंट थे और यह भी कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वज नॉन वेज थे। जब नियोलिथिक एज में लोग क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्रेन से परिचित हुए, तब इसकी
सुचारू रूप से खेती होने लगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगला स्टोरी हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि व्यवस्थित घर और कॉलोनी दर्शाता है, इसके आधारित अगला टॉपिक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।